जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक की क्लासों में हम भाषा, वर्ण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इन टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शब्द। फटाफट से हेडिंग डाल दो, शब्द। अब बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों का मेल या वर्णों का सार्थक मेल। तो याद रखना, वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक मेल। जिस समय आपको भाषा कराई थी उस समय भाषा की विशेषता बताई थी। तो भाषा की विशेषता में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि जो सार्थक ध्वनियां होती हैं वही क्या कहलाती हैं? भाषा कहलाती हैं। क्योंकि ध्वनि तो जानवरों के द्वारा भी उच्चारित की जाती है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, घोड़ा हिनना रहा है, तो वो भी ध्वनि है। लेकिन वो ध्वनि भाषा नहीं कहलाती है। भाषा क्या होती है? भाषा होती है सार्थक ध्वनि। तो हम भाषा ही पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण यानी भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में हमारा टॉपिक क्या है? शब्द। तो शब्द भी क्या होगा? वर्णों का सार्थक मेल। अब सार्थक मेल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैंने दो अक्षर ले लिए, एक मैंने ले लिया न और एक ले लिया मान लीजिए ला। तो अगर मैं इन दो वर्णों को अगर इसी क्रम में लिख दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, यानी ये निरर्थक है। इसे हम किसी भी स्थिति में शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन इन्हीं दो वर्णों को अगर मैंने इस क्रम में लिख दिया तो अब इसका अर्थ हो गया नल। नल अर्थात जहां से हम पानी प्राप्त करते हैं, यानी शब्द किसे कहते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगी? आमतौर पर डेफिनेशंस एग्जाम में शब्द की पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए कि वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का कैसा मेल? सार्थक मेल। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने कह दिया कि वर्णों का मेल क्या होता है या वर्णों का मेल शब्द है तो नहीं होगा। हाँ। तो वर्णों का कैसा मेल? वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब सार्थक किसे कहते हैं? सार्थक में रटनी नहीं है, चीजें समझनी है। यानी अगर हम यहां भी देखें तो क्या है? सार्थक शब्द कैसे बना? तो स धन कर ले लाला, कर ले अपना मन, कर ले अपने मन का। सही है बेटा, ऐसे ही लोगों से देश की तरक्की हो रही है। मोदी जी को तुम्हारी जरूरत है। चलो देखो, यानी सार्थक किसे कहते हैं? जिसके साथ में क्या छुपा हुआ है। चलो चुप हो जाओ वरना अब पढ़ लें। मना मैंने भी किया था। पर अगर कैसा मेल सार्थक शब्द कहलाता है? सार्थक मेल। अब हेडिंग डालो, शब्द के, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, शब्द के भेद। तो हेडिंग डाल लीजिए शब्द के भेद। तो सारे भेदों को ना पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, और बेसिक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं एक रे डायग्राम से। तो कॉपी को टर्न कर लेना, ठीक है? ऐसे लिखते हो ऐसे कर लेना। तो लिखो शब्द। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड नंबर पर मैं ये नहीं लिखूंगी के आधार पर, सिंपल लिख दूंगी, ठीक है? यानी पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर हम करेंगे रूप, या इसी को हम कह देते हैं रचना, या कहीं कहीं इसी के लिए शब्द मिल जाएगा बनावट, यानी शब्दों की बनावट कैसी है, बनावट के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। उसके बाद हम बात करेंगे रूपांतरण के आधार पर।
और उसके बाद हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर, और उसके बाद बात करेंगे शब्द शक्ति के आधार। यानी कितने आधारों पर हम शब्द के भेदों की बात करेंगे? 6 आधारों पर। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका हमेशा आंसर होगा 4। क्योंकि हालांकि हम 7 भेदों की बात करेंगे, लेकिन मुख्य भेद कितने होते हैं? 4। सबसे पहले आएंगे आपके तत्सम शब्द, उसके बाद आपके आते हैं अच्छा, इसीलिए चेंज हो रहा है। ओहो भाई, ये क्या है? कहीं भी जाके टच हो जाती है। दूसरे हैं तद्भव, तीसरे होंगे देशज, देशज, चौथे विदेशज, और 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे संकर शब्द। और फिर हम बात करेंगे अर्ध तत्सम, और उसके बाद में हम बात करेंगे अनुकरणात्मक, या इसी का दूसरा नाम है ध्वन्यात्मक। एक मिनट बेटा, फैशन के दौर में तो किसी चीज की गारंटी नहीं होती। चलो आगे बात कर लेते हैं रूप या रचना या बनावट के आधार पर। तो ये होते हैं आपके 3। सबसे पहले आते हैं आपके रूढ़ शब्द, उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द, और उसके बाद कौन से होंगे? योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले आपके आते हैं सार्थक शब्द, और सार्थक शब्दों में भी आपके जो भेद होते हैं वो 4 आते हैं। देखो हरदेव भारी की पुस्तक में 5 दिए गए हैं, लेकिन आमतौर पर 4 माने जाते हैं। मैं नाम 5 के लिख देती हूँ और एक को पुस्तक में बंद कर दूं, उसका मतलब ये है कि हरदेव भारी ने 5 माना है। सबसे पहले आते हैं आपके विलोम शब्द, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक। बात समझ में आ गई? फिर आते हैं आपके पर्यायवाची, फिर आपके आते हैं अनेकार्थी, और उसके बाद आपके आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम यहां लिखे देते हैं, भिन्नार्थक, और 5वें होते हैं एकार्थी। और दूसरे होते हैं निरर्थक। रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो महत्वपूर्ण 2 होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके विकारी शब्द, और दूसरे नंबर पर होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में भी 4 आते हैं। सबसे पहले आपका आएगा संज्ञा, फिर आएगा आपका सर्वनाम, उसके बाद आपको कौन सा मिलेगा? क्रिया, और 5वें नंबर पर, सॉरी 4थे नंबर पर
विशेषण। और दूसरा भेद होता है अभिकारी। अभिकारी में भी कितने शब्द आते हैं? 4 आते हैं। यानी हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अव्यय शब्द हैं वो अभिकारी हैं। यानी कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पर आएगा संबंध बोधक। तीसरे नंबर पर आएगा समुच्चय और चौथे नंबर पर आपका होगा विस्मय बोधक, या जिसे हम कह देते हैं विस्मयाद बोधक। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक शब्द सबसे पहले आपके आते हैं तकनीकी, और तकनीकी को ही क्या कहते हैं? पारिभाषिक। तकनीकी शब्दों को ही पारिभाषिक कहते हैं। और दूसरे होते हैं सामान्य शब्द। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? और तीसरे आपके होंगे शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर कौन कौन से होंगे? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब फटाफट से टेबल कंप्लीट करो, बनाओ। तो थोड़ा छोटा कर दे, जैसे कि पूरा देखिए स्क्रीन पर। ओके। अब दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे? ठीक, चलो फटाफट से बनाओ। क्या हुआ? चलो अब एक बार इनको समझ लें, बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर समझ लेते हैं, हालांकि फिर इन्हें हम डीपली भी पढ़ेंगे। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम जो बना है वो किससे मिलकर बना है? तत् प्लस सम। तत् का मतलब मैंने पहले ही बताया था जब मैंने उपसर्ग कराए थे। उपसर्ग में तत् का मतलब क्या होता है? उसका, और सम का मतलब क्या है? समान। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और तद्भव किससे मिलकर बना है? तो तद्भव भी तत् प्लस भव से मिलकर बना है। अब तत् का मतलब क्या है? उसका, और भव का मतलब क्या है? बदलना या बिगड़ना। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन उनका रूप या तो सरल हो गया है या विकृत हो गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। देश शब्द किससे बन रहा है? देश प्लस जा। जा का मतलब उपसर्ग में कराया था, सॉरी प्रत्यय कराया था, तो क्या था? जन्म लेना। यानी कि वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ। अब देश में जन्म होने से मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनका आपको कोई व्याकरण नहीं मिलेगा। यानी या तो हमने ध्वनि के आधार पर बना लिए या हमने आकार के आधार पर बना लिए। तो ध्वनि आकार के आधार पर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक गाड़ी ली, 2-2.5 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख से कम तो पड़ती नहीं है अब। और बाबा जी उसको बुलेट नहीं कह पाए, लेकिन उसकी आवाज सुनकर उन्होंने क्या कह दिया? फटफटिया। तो फटफटिया कैसा शब्द हो गया? देशज शब्द। जो एक जगह टिकता नहीं है, पानी भर के रखो लुढ़क जाता है, उसे क्या कह दिया? लोटा, क्योंकि वो लुढ़क जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमने कहीं से तख्ते उठाए लकड़ी के, कहीं से स्टीयरिंग लिया, कहीं से इंजन लिया, एक जुगाड़ बना ली। जुगाड़, जुगाड़ जानते हो, पहले गाड़ियां चलती थी तख्ते लगे हुए हैं। या बरसात के मौसम में जब अपना डायरेक्शन बदल दे, थोड़े से शेप में परिवर्तन आ जाता है, फिर आप उसे हिलाओ तो खटखट की आवाज करती है, तो उसे हमने क्या कह दिया, खटिया। एक रोटी बनाई चकले बेलन की सहायता से, आग पर रखी और आग पर रखते एकदम से फूल गई, तो फिर हमने उसे क्या कह दिया, फुल्की। या पानी की मदद से हथेली की थाप से बनाई, तो उसे क्या कह दिया, पनपति। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कहीं कोई बोध नहीं होता कि वो कहां से बने, कैसे बने, या व्याकरण नहीं मिलता, बस हमने ध्वनि देखी, आकार देखा, या उनकी कार्य करने की शैली में हमें जो चेंजिंग नजर आई, उसी से हमने उनको क्या कह दिया, देशज शब्द। इतनी सी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अगली बात करते हैं विदेशज शब्द। तो ये विदेशज किससे मिलकर होना है, विदेश प्लस ज। ऐसे शब्द जो कहां से लिए हमने, विदेशी भाषाओं से। अब विदेशी भाषा कौन सी है, तो देखो हमारे यहाँ पे आर्य आए, डच आए, पुर्तगाली आए कि नहीं आए, फ्रांसीसी भी आए। अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं घर में 4 बेटे हैं और 4 बेटों का विवाह अलग अलग जगह से होना है, तो हमारे यहाँ तो बोला भी जाता है, क्या बोला जाता है कि कोस कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे बदले बानी। 4 कोस पर चलने के बाद बाणी में थोड़ा बहुत बोली में परिवर्तन तो आ ही जाता है। अब 4 बेटों की विवाह किया, अलग अलग जगह से आई बहुएं, तो उनकी बोली में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर वो कुछ अपना सिखाएंगे, कुछ यहाँ के शब्दों को सीख लेंगे। तो इसी तरीके से जो विदेशज आए, तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें नई सिखाई, बहुत सारे शब्द नहीं दिए, बहुत सारी वस्तुएं नहीं दी। फिर हमने उनके शब्दों को जो लिया, उसी को हमने क्या कह दिया, जैसे दूसरी भाषाओं में शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक वैसे जब उनको हमने अपनी भाषा में प्रयुक्त किया, तो वो क्या कहलाए, विदेशज शब्द कहलाए। संकर शब्द क्या होते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य भेद यहीं तक होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संकर शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। आप जबरदस्ती में 5 या 7 मत दे देना, 4 ही होंगे, ठीक है। संकर शब्द कौन से होते हैं, तो बच्चे संकर शब्द वे होते हैं जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। अब हुआ क्या, एक तो हमारी अपनी भाषा, ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरी जो विदेशों से हमने भाषाएं ली, उनमें से कुछ शब्द उठाए। अब हमने 2 भाषाओं से मिलाकर एक शब्द बना लिया। जैसे 10th में क्या देते हैं, बोर्ड परीक्षा। परीक्षा तो बचपन से दे रहे हैं, लेकिन वो स्पेशल हो जाती है। तो बोर्ड किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। परीक्षा किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। तो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर हमने एक शब्द बना लिया, वो क्या हो गया, बोर्ड परीक्षा, संकर शब्द हो गया। या मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सिनेमा घर में। सिनेमा हॉल कहेंगे तो अंग्रेजी शब्द हो गया, क्योंकि सिनेमा इंग्लिश शब्द है, हॉल भी इंग्लिश शब्द है। लेकिन अगर कहा सिनेमा घर तो क्या हो जाएगा, संकर शब्द। अगर मैंने कहा टिकट घर तो क्या हो जाएगा, संकर शब्द। बात समझ में आ रही है। या अगर मैंने कहा परीक्षा हॉल तो क्या हो जाएगा, संकर शब्द। अब अगर हम बात करें कि अर्ध तत्सम क्या होते हैं, तो देखो शब्द में ही पूरी डेफिनेशन छुपी है। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तत्सम का मतलब क्या है, अभी हमने समझ लिया था कि वे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, वैसे ही अगर हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब अर्ध तत्सम क्या रहे, कि न तो पूरी तरीके से तत्सम रहे, न पूरी तरीके से तद्भव रहे, इन दोनों के बीच में आके टिक गए, उन्हें ही हमने क्या कहा, अर्ध तत्सम। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा कार्य, मैंने क्या कहा, कार्य। अब इसको मैंने तद्भव मैंने क्या कर दिया, काम। भाई कार्य का तद्भव क्या होता है, काम। अब ना मैंने कार्य कहा ना मैंने काम कहा, लेकिन मैंने कह दिया काज, तो अब ये क्या हो गया, ये अर्ध तत्सम बन गया। बात समझ में आ रही है। ऐसे शब्द जो न पूरी तरीके से तत्सम है, न पूरी तरीके से तद्भव है, बल्कि दोनों के बीच में रुके पड़े हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम। ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं, तो वो भी शब्द में ही डेफिनेशन है। ऐसे शब्द जिनको बोलने से हमें शब्दों के रिपीटेशन का बोध हो। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, एक शब्द बोला वो इसी को हमने दोबारा आवृत्ति कर दी। या जिनसे हमें ध्वनि का बोध हो, जैसे मैंने कहा टिक टिक, तो एक बार टिक बोला, दोबारा मैंने टिक शब्द की आवृत्ति कर दी, तो अनुकरणात्मक हो गए कि नहीं हो गए। और टिक टिक कहते ध्वनि का भी बोध हो रहा है, तो टिक टिक, खट खट, छन छन, खन खन, इस तरह के शब्द किसमें आते हैं, अनुकरणात्मक शब्द में। हालांकि एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा जो पहले होती थी, वो पहले संकर शब्द पूछता था, वो एक शब्द देता था। जैसे एक बार यूपी टेट 2017 में पूछा गया था कि अजायब घर कैसा शब्द है, तो संकर शब्द है। बात समझ में आ रही है।
लेकिन ऐसा नहीं कि अब यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछता, यहाँ से तो प्रश्न पूछता ही पूछता है। अब वो ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछने लगा है, विदेशज शब्दों से। अब वो क्या करता है, पहले तो वो इतना पूछता था विदेशज कौन सा है, विदेशज कौन सा है, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो बच्चे देखो यहाँ से तो वो पेयरिंग में प्रश्न पूछने लगा है। पेयरिंग का मतलब समझते हो, जोड़े। 4 ऑप्शन देगा, 4 जोड़े बना करके तत्सम और तद्भव के। हो सकता है उनमें से एक सही हो, 3 गलत हो, और हो सकता है उसमें से एक गलत हो और 3 सही हो। तो ये तो पेयरिंग में आने लगे हैं। देशज शब्द भी कभी कभी पूछ लेता है। विदेशज शब्द में अब एग्जामिनर क्या करने लगा है ज्यादातर, कि वो कोई भी एक शब्द दे देगा। जैसे मान लीजिए उसने कहा गमला, और नीचे दे दिया 4 भाषाओं के नाम, कि बताओ ये किस भाषा का शब्द है। या वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें उसने क्या किया था, शब्द दिया था उर्दू, और उसने पूछ दिया उर्दू किस भाषा का शब्द है। अब हमें तो लगेगा भाई उर्दू उर्दू ही है, जबकि उर्दू शब्द किस भाषा का है, तुर्की भाषा का। एक तरीका तो ये हो सकता है जो उसने लास्ट में पूछा था, लास्ट टीजीटी अभी हुआ था 2020 में, उसमें उसने एग्जामिनर ने पूछा, क्या पूछा, कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, और नीचे 4 भाषाएं लिखी हुई थी, तुर्की, अरबी, फारसी, एक ऑप्शन और था। या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लीजिए उसने शब्द दे दिया उर्दू, या उसने पूछा कि निम्न में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। अब उसने क्या किया, एक ऑप्शन में दिया उर्दू, एक में दे दिया उसने अंग्रेजी, मान लीजिए अंग्रेज शब्द दे दिया, एक दे दिया उसने फ्रांसीसी, मान लीजिए उसने दे दिया पुलिस, या एक दे दिया दरोगा। तो तुर्की भाषा से तो हमने उर्दू शब्द को ही लिया है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी कि वो रिवर्स करके भी पूछ सकता है, या तो ये शब्द देके पूछ ले उसकी भाषा क्या है, या भाषा देकर पूछ ले कि इस भाषा का कौन सा शब्द है। तो इसमें हम जितनी भाषाओं के शब्द प्रयोग होते हैं महत्वपूर्ण उन शब्दों को लिख लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, ये शब्द समझ में आ गए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 4, पढ़ते कितने हैं, 7। सातों को मैंने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत लाइट से इंट्रोडक्शन, वो समझ में आ गए, हालांकि इनको डीपली भी पढ़ेंगे। अब ये बात होती है रूप, रचना या बनावट के आधार पर, यानी शब्द बनते कैसे हैं उसके आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उसके आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, और यौगिक शब्द। अब देखो, रूढ़ शब्द से ही डेफिनेशन सारी याद हो जाती है। रूढ़ का मतलब क्या होता है, कोई चीज, जैसे रूढ़ियां शब्द सुना है, रूढ़ियां, रूढ़ियां क्या होती हैं, एक परंपरा, एक मनोवृत्ति जो आज से सालों पहले चली आ रही थी और आज भी चल रही है, और उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो वो क्या है, रूढ़ी। बात समझ में आ रही, यानी जिसमें कोई भी हेरफेर परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुत हार्ड एंड टफ तरीके से चल रही है। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं ना, वो भी एकदम हार्ड एंड टफ होते हैं। हार्ड एंड टफ का मतलब क्या है, कि आप इन शब्दों को तोड़ नहीं सकते। अब ये मत कहना कि मेरी कॉपी मेरा पेन मैं तो तोड़ ही लूंगा, जहां से मर्जी हो वहां से, ऐसे नहीं होता। तोड़ने से मतलब ये है कि आप उनके खंड अगर करेंगे तो हो सकता है आपको कोई एक खंड सार्थक मिल भी जाए, लेकिन 2 सार्थक खंड नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये शब्द ले लेती हूँ बनावट, बनावट बड़ा शब्द भी है, तो मैंने एक शब्द ले लिया बनावट। बनावट को अगर मैंने यहां से तोड़ लिया तो बना बट। अब मान लीजिए बट का अर्थ तो हो गया, बट तो क्या हो गया, वृक्ष हो गया, बट वृक्ष होता ही है, लेकिन बना फिर क्या अर्थ रहा, कोई अर्थ नहीं है। या तो बना ना होता या बनना होता, कुछ ना कुछ तो होता, केवल बना शब्द का तो कोई अर्थ नहीं रहा। अब आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो यहां से तोड़ लेता हूं, तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यानी कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, अगर आपने उनका खंड करने का प्रयास किया तो हो सकता है एक खंड हो जाए, लेकिन 2 सार्थक खंड कभी नहीं होंगे। और यह भी हो सकता है कि एक भी अर्थ ना निकले। मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया कलश, अब इसको यहां से ब्रेक कर लो, चाहे यहां से ब्रेक कर लो, यहां से ब्रेक करोगे तो कल का अर्थ निकल भी आएगा, सा का अर्थ नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है। या मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया पानी, अब बताओ कोई अर्थ निकला, कोई नहीं निकला। या चलो एक बड़ा शब्द ले लेते हैं, तो मान लो 2 ही अक्षर का था, मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया पागल, अब बताओ कोई अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकला। यानी ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक खंड नहीं हो सकते, अगर होगा भी तो एक हो जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर होगी। यौगिक शब्द, योग प्लस एक प्रत्यय पढ़ाए थे, प्रत्यय में मैंने पढ़ाया था आपको कि एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो अगर छोटे ऊ, बड़े ऊ या ओ में लगेगा तो पहले वाले अक्षर को बड़े ओ में परिवर्तित करेगा। तो ये किससे मिलकर बना है, योग धन एक। तो ये मात्रा बड़ी ओ की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हो गया यौगिक।
अब योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। तो जो दो शब्दों के जोड़ से बने, दो शब्दों के मेल से बने, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब दो शब्दों के मेल से कैसे? मान लीजिए मैंने एक शब्द कह दिया रसोई घर, घर का अपना अर्थ है, रसोई का अपना अर्थ है। मैंने कह दिया पुस्तकालय, मैंने कहा धर्मशाला, स्नानागार। ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक खंड हो जाए, जरूरी नहीं बड़े बड़े शब्द, छोटे से शब्द के भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा अब्ज, कर लो भाई ब्रेक, तो अब्ज का ब्रेक क्या हो जाएगा? धनुजा। जा का अर्थ है जन्म लेना, अब का अर्थ है कीचड़, जो कीचड़ में जन्म ले वही क्या है? अब्ज, कमल। बात समझ में आ गई? तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके दो सार्थक खंड हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। अच्छा सॉरी, अब्ज इसमें नहीं आएगा, अब्ज तो योग रूढ़ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब्ज किस में जाएगा? योग रूढ़ में। यौगिक में हम कैसे कह सकते हैं? और यौगिक में हम मान लीजिए हमने रसोई घर कहा, पुस्तकालय कहा, देवालय कहा, ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक खंड हो, दोनों के अपने ही अर्थ हो, निजी अर्थ हो। योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ में वे शब्द, अब देखो इसमें योग भी है यानी दो शब्दों से जुड़ाव भी है, और प्लस रूढ़ भी है यानी कि अपने लिए हार्ड एंड टफ भी है। अब ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक खंड तो हो जाएं, लेकिन जो खंड हुए उनका महत्वहीन हो जाए। जैसे रसोई घर को जब हमने ब्रेक किया तो रसोई का अपना अर्थ था और घर का भी अपना अर्थ था। घर क्या है? जहां लोग रहते हैं, और रसोई क्या है? जहां खाना बनाते हैं। तो ऐसा निर्धारित स्थान जहां खाना ही बनता है वही रसोई घर है, हाँ या ना? यानी दोनों अर्थ अपने अपना महत्व रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैंने कहा अप और मैंने कह दिया जा, तो अप का मतलब है कीचड़, जा का मतलब है जन्म लेना। अब इनसे मिलकर के जो शब्द बना वो क्या बन गया? अब्ज। और अब्ज किसे कहते हैं? अब्ज कहते हैं कमल को। नहीं नहीं नहीं, वो अब्द तो लिख गया, अब्द वैसे बादल होता है। अब का अर्थ क्या है? कीचड़। जा का अर्थ क्या है? जन्म लेना। अब ना जन्म लेने का महत्व रहा, ना कीचड़ का महत्व रहा, महत्व किसका बन गया? कमल का। तो ऐसे शब्द क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जो योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं ना, वो सबके सब आपके बहुब्री समास के भी उदाहरण होते हैं। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया था कि योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं या बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन में था योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? योग रूढ़ शब्द। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? रचना या बनावट के आधार पर। तो चलो आगे बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ तो आप जानते हो, अर्थ किसे कहते हैं? मीनिंग। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग आप समझते हैं? मीनिंग का मतलब क्या है? किसी का अर्थ। अर्थ क्या है? मीनिंग। मीनिंग क्या है? अर्थ। यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पेन, तो पेन का एक निश्चित अर्थ है कि उससे लिखते हैं, कि उससे खाते हैं, लिखते हैं। और अगर कह दिया चम्मच तो खाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के अंतर्गत 5 तरह के भेद बताए हरदेव बहारी ने, और वैसे 4 माने जाते हैं। एक अर्थी शब्द ज्यादातर भाषा विज्ञान नहीं माना है, विलोम शब्द। अब विलोम का अर्थ क्या है? विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब क्या हो गया? उल्टा। भाई मैंने कहा दिन, और दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? रात। सुबह, शाम, सुख, दुख। बात समझ में आ रही? यानी ये सार्थक शब्दों में आता है। विलोम कहते हैं, हमें इतना पता चल गया इसका मतलब उल्टा है। पर्यायवाची किसे कहते हैं? समानार्थी शब्दों को। समानार्थी शब्द कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कहा पानी, तो पानी का क्या हो जाएगा? जल। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्दों का क्या मतलब है? एक शब्द अर्थ अनेक। देखो यहां पे समझे, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द बोला कनक, इसको ले लेते क्योंकि ये आपने बचपन से पढ़ा है, बाद में बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े से मतलब अलग शब्द ले लेंगे। ये आपने बचपन से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जापाय बोराय बाखाय बोरा, ये तो पढ़ा ही है। अब वहां पे कनक शब्द के क्या क्या अर्थ है ये बताओ मुझे फटाफट से। हाँ, यानी एक कनक शब्द का अर्थ है सोना, एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, और एक कनक शब्द का अर्थ गेहूं भी होता है। तो फिलहाल हम इतने से ही समझते हैं, ठीक है। अर्थ शब्द क्या था? कनक। उसका अर्थ क्या है? धतूरा भी है, सोना भी है, गेहूं भी है। इसी शब्द को उठा लेती हूँ, सोना को। किसको उठा लेती हूँ? सोना को। अब सोने के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सोना का पर्यायवाची कनक हो जाएगा, सोना का पर्यायवाची जात रूप हो जाएगा, सोना का पर्यायवाची हिरण्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सोने का पर्यायवाची स्वर्ण भी हो जाएगा।
अब देखो, सोना शब्द का पर्यायवाची कनक भी है, स्वर्ण भी है, जात रूप भी है, हिरण्य भी है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्यायवाची हैं, लेकिन जो कनक शब्द है वो भले ही सोने का पर्यायवाची है, लेकिन कनक शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। अब मुझे बताओ, अनेकार्थी और पर्यायवाची में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने एक वस्तु ली, इस वस्तु के अनेक नाम हैं, ये हो गया पर्यायवाची। लेकिन उसके पर्यायवाचियों में एक शब्द ऐसा भी इसके बहुत सारे अर्थ हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनेकार्थी। जैसे एक और एग्जांपल से समझे, आपने पढ़ा रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानस चून। अब देखो, हमने लिया पानी, बताओ भाई जरा पानी के वहां पे क्या क्या अर्थ प्रयोग किए? तो सबसे पहले तो उन्होंने पानी, मोती, मोती के लिए किया चमक, मानुष के लिए किया इज्जत या प्रतिष्ठा। कहते हैं आंखों का पानी तो नहीं मर गया, और आटे के लिए क्या ले लिया? जल। बात समझ में आ गई? अब जो पानी है वो जल का पर्यायवाची है, लेकिन इसके अलावा भी तो जल के पर्यायवाची हैं। बताओ सलिल है कि नहीं है? हाँ भाई, नीर भी है, तोय भी है, पय भी है, अम्ब भी है या नहीं? अंतर समझ में आ गया? अनेकार्थी में कई बार बच्चों कंफ्यूज आता है, अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या? तो अंतर क्या है? एक वस्तु के अनेक नाम है, ये पर्यायवाची है, लेकिन एक नाम, एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, वो अनेकार्थी है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं? तो भैया शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा अंगना, अंगना, और एक कहा अंगना, ये हो गया स्त्री और ये हो गया आंगन। और क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा, जो एक शब्द हमें मिलता है अक्सर, एक शब्द कहा वीरांगना, और एक कहा वारांगना। तो वीरांगना कौन है? जो वीर स्त्री है। और वारांगना कौन है? वारांगना किसे कहते हैं? देवी थी, झांसी की रानी वीरांगना है। वारांगना कहा जाता है वैश्या को। बात समझ में आ गई? ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग सब, अच्छा बचपन से एक शब्द तो पढ़ा ही होगा, अनल और अनिल, ये पढ़ा है? अनल का आग और अनिल का पानी। पढ़ा लो, फिर सैल्यूट ठोक लूंगी, तेरे मन की कर दूंगी, दंडवत प्रणाम करूं। पढ़ ले नाले, पढ़ ले, काम आएगा जीवन में। अनिल का अर्थ, अनिल का अर्थ पानी, वायु। जोर जोर से चिल्ला रही है, पानी पानी। अनिल का अर्थ होता है पानी, अनिल का अर्थ होता है आग, वीरांगना का अर्थ है वीर स्त्री, वारांगना का अर्थ है वैश्य। जैसे अंगना का अर्थ होता है स्त्री और इस अंगना का अर्थ है आंगन। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो और अर्थ भिन्न दे, उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द का मतलब है, मैंने कहा पानी, मैंने कह दिया जल, तो उसका अर्थ जल ही है, कोई और नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मैंने कह दिया आंगन, तो उसका अर्थ आंगन ही है और कुछ नहीं होगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब निरर्थक शब्द कैसे होते हैं? भाई निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता लेकिन फिर भी चल रहे हैं। आप घर से निकलते हो, मम्मी से बोले मम्मी कोचिंग जा रहे हैं, और मम्मी ने भी कहा बेटा ठीक है रास्ता वास्ता देख के जाना। आप निकले आज्ञाकारी, मम्मी ने मान लीजिए इतना ही कहा कि रास्ता देख के जाना, तो आप बस ऐसे टक नजर रास्ते पे लगाए चले जा रहे हैं, सामने पिलर आ गया तो पिलर की गलती है, वो क्यों आया? मम्मी ने कहा था कि रास्ता देख कर जाओ। तो ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा ही करता है, ये ज्यादा आज्ञाकारी बच्चा है ना? तो ऐसा नहीं है। यानी रास्ता वास्ता से मतलब क्या है? रास्ते वास्ते से मतलब ये है कि भाई रास्ते में जा रहे हो, आसपास नजर रख के जाना, जहां अगर किसी को मदद की जरूरत हो मदद करना, मदद की जरूरत ना हो तो ऐसा ना हो कि कहीं दो लोग लड़ रहे थे, आप नायक बन के घुस गए कि लाओ ये झगड़ा मैं ही सुलझाऊंगा, तो फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। तो सार्थक निरर्थक समझ में आ गए। अब बात करते हैं रूपांतरण क्या जाता है। रूपांतरण का मतलब है कि शब्द रूप अंतरण हो रहा है, कि शब्द बदल रहा है, अर्थ नहीं बदल रहा। तो जो विकारी है वो विकृत शब्द से बना है। विकारी या विकृत का मतलब ये बदलना। ऐसे शब्द जो बदल जाए वो क्या कहलाएंगे? विकारी। जो ना बदले वो क्या कहलाएंगे? अविकारी। बात समझ में आ गई? अब विकारी के भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो मान लीजिए संज्ञा मैंने कह दिया लड़का,
तो लड़के को वचन के आधार पर बदल दूंगी। लड़का एक वचन है, बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की। यानी संज्ञा बदल रहा है तो वो कैसा है, विकारी। सर्वनाम मैंने कहा वह, बहुवचन क्या हो जाएगा, वे। बात समझ में आ रही है। कारक चिन्हों के आधार पर उसका, उसकी, उन्होंने, यानी सर्वनाम भी बदल रहा है। क्रिया मैंने कहा जाना, तो लड़की के लिए जाती और लड़के के लिए जाता, परिवर्तन हुआ। विशेषण मैंने कहा अच्छा, विशेषता होती है, लेकिन लड़के के लिए कहा अच्छा, लड़की के लिए कहा अच्छी, बहुत सारे लोगों के लिए कहा तो अच्छी, परिवर्तन हुआ। हाँ यार। अब बात करते हैं अभिकारी शब्द। जस्ट इसके विपरीत है, आ लगा दिया, यानी जो ना बदले। अब जो ना बदले यानी कुछ भी कह लो वो नहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन आया, आपने कहा हेलो, तो हेलो ही रहेगा, चाहे उधर से लड़का बोले। ऐसा नहीं कि अगर किसी पुल्लिंग ने कहा लड़के की आवाज तो आप कहें हला, लड़की ने कहा तो आप कहें हली, और कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया तो हमारा ये लल्ला कहता है हले, इसकी ये तो कह ही देगा, है ना। तो यानी ऐसा नहीं कि आप बदल देंगे। वहां जो शब्द, जैसे आप स्कूल में आप गए होंगे तो स्कूल में मैडम ने एक नोट पॉइंट लिखा होगा, साफ साफ लिखो। तो ऐसा हुआ कि भैया की कॉपी पे लिखा हो साफा साफा लिखो, दीदी की पे लिखा हो साफी साफी लिखो, पूरी क्लास से कहा हो साफे साफे लिखो। नहीं, ऐसे शब्द जो किसी भी आधार पर नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारी शब्द। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता दें। संबंध बोधक, जो एक विकारी मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं। समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, दो या एक प्रधान वाक्य और दूसरे आश्रित वाक्य को, या दो प्रधान वाक्यों को जोड़ दें, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, जहां एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। या एक शब्द में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए बात, तो ऐसे शब्द जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भावा आवेग को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मय बोधक शब्द। प्रयोग के आधार पर अगली बात कर लेते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कौन से होते हैं, तो भाई देखो सिर्फ शब्दों का प्रयोग, जो शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे प्रयोग कर रहे हैं। अगर प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हो रही है, वाणिज्य के कामों में प्रयोग हो रही है, पत्रकारिता में प्रयोग हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द। और अगर हम दैनिक जीवन में आम जनता के द्वारा जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य शब्द। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। शब्द शक्ति के आधार पर देखो, शब्द शक्ति का मतलब हो रहा है किसी बात को कह रहे हैं उसका प्रभाव कैसा पड़ना है। मैंने जो कहा वही उसका अर्थ है, अभिदा। मैंने कहा पढ़ लो, या मान लीजिए मैंने आपसे आकर कहा बेटा चुप हो जाओ, क्या है, अभिदा। आप इतने अच्छे बेटे नहीं हो कि मान जाओ। मैंने कहा आज शोर मचाने के लिए मैंने दूसरी क्लास को खड़े होकर पढ़ाया पूरे 1 घंटे, लक्षणा। बात लक्षण या उदाहरण के माध्यम से कही जाए, आपको नहीं मानना है। या मान लीजिए मैं ही क्रोध में हूं, मनुष्य हूं, मान लो आ गया क्रोध, और मैंने कहा बेटा अभी क्यों, थोड़ा और जोर से बात करो, वहां रोड तक आवाज आनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, क्या इतना कहने के बाद और जोर से बात करो आप बात करेंगे, नहीं। यानी कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली अभिदा, लक्षणार्थ को व्यक्त करने वाली लक्षणा, व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली व्यंजना शब्द शक्ति। बात समझ में आ रही है। आज शब्द के भेदों की सिंपल सी बात हमने करी, यानी कि हमने आधार पढ़े, किन किन आधारों पर हम शब्दों का विभेदीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने चर्चा की उनके भेदों की, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, रूप रचना बनावट के आधार पर कितने, अर्थ के आधार पर कितने हैं, रूपांतरण के आधार पर कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने हैं, या शब्द शक्ति के आधार पर कितने हैं। इतनी सी बात के लिए एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन समझा दिया। कल से इनको डीपली पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक से पढ़ना शुरू करेंगे एग्जाम लेवल के लिए। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।